हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेट पॉइंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने चैप्टर सॉलिड स्टेट शुरू किया था और उस सेशन के अंतर्गत हमने ठोस क्या होते हैं, ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से देखा था। इसके अलावा ठोसों के जो प्रकार थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जो थे वो हमने देखे थे। और उसके बाद में आज जो है वो हम आगे ठोसों का जो है वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है वो आज हम देखेंगे। उससे पहले यदि हम एक बात कहें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं वो ठोस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक ठोस होता है क्रिस्टलीय और दूसरा ठोस जो होता है वो कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय, जैसा कि पिछले लास्ट सेशन में हमने यह देखा था। अब यहाँ पर देखिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमने कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का अर्थ हमने कहा था कि जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक नियमित और निश्चित व्यवस्था में नहीं पाए जाते। अब देखिए, यह जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यदि हम करें तो यह जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यह वापस चार प्रकार के होते हैं। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यह जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अब इनका ये जो वर्गीकरण होता है यह इनके कणों के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है उस आधार पे किया जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह जो है वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के। पहला यदि हम कहें तो आणविक ठोस। दूसरा प्रकार यदि हम कहें तो ये होता है आयनिक ठोस। और तीसरा प्रकार यदि हम कहें तो ये होता है धात्विक ठोस। और चौथा प्रकार यदि हम कहें तो सहसंयोजक ठोस, या इसे नेटवर्क ठोस भी हम कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण जो चार प्रकार से हमने किया है, तो यहाँ कणों के आधार पर देखिए, आणविक ठोस है, इसका मतलब इसमें अवयवी कण जो है वो क्या होंगे? अणु होंगे। आयनिक ठोस का मतलब है इसमें अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे। और धात्विक ठोस जो है इसका मतलब है इसमें अवयवी कण जो है वो क्या होंगे? धातु आयन होंगे। और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है, इसमें अवयवी कण जो है वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यह जो आणविक ठोस होते हैं, ये आणविक ठोस जो होते हैं वो वापस तीन भागों में डिवाइड किए जाते हैं। पहला इसका प्रकार होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा इसका प्रकार होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा इसका प्रकार होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो है वो इसे लेसन में हम आज यहाँ देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका आणविक बलों के आधार पर यदि हम कहें तो चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा यदि हम कहें तो आयनिक ठोस, तीसरा प्रकार है इसका धात्विक, और चौथा प्रकार जैसा कि अभी मैंने बताया सहसंयोजक ठोस, या इन्हें नेटवर्क ठोस जो है वो भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आणविक ठोस के बारे में। अब देखिए, आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसा कि अभी हम कहते हैं कि इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। आणविक यानी कि अवयवी कण क्या हो गए? अणु हो गए। और फिर हम कहें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी कि इनमें अणु जो है वो अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय से तात्पर्य जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा यदि हम कहें तो ध्रुवीय आणविक ठोस, इनमें जो अणु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। और जो तीसरा प्रकार है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डेड कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रकार के आयनिक ठोस में हाइड्रोजन बंध जो है वो पाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस।
अब यहाँ देखिए अध्रुविक आणविक ठोस, जैसा कि हमने अभी कहा कि इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। ओके, और इनमें यदि हम कहें तो जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की कि अणुओं के बीच में दुर्बल बल यानी कि वैन डर वाल बल जो है वो पाया जाता है। और इस प्रकार के ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। दूसरा यदि हम कहें तो यह जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें धारा का प्रवाह है जो वो नहीं हो पाता है। फिर यदि अगला गुण यदि हम कहें तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और इनके बारे में एक बात और ध्यान में रखने की है कि यह जो है वो जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या रहते हैं, अविलय रहते हैं। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि कम ताप पर यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि यह कम ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। जल ध्रुवीय विलायक है और ये क्या है, अध्रुवीय है। जैसा कि चैप्टर सॉल्यूशन में हमने कहा था कि ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलता है और अध्रुवीय में अध्रुवीय। चूंकि जल ध्रुवीय है और ये क्या है, अध्रुवीय, तो इस कारण यह इसमें नहीं घुल पाता और इसी कारण यह निम्न ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। उसके बाद में देखिए सामान्य ताप पर यदि हम कहें यानी कि रूम टेम्परेचर पर यदि हम बात करते हैं तो यह किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, और इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन यानी कि Cl2, आयोडीन I2। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात और यहाँ ध्यान में रखने की कि ये जो ठोस आयोडीन होती है यानी कि ये जो आयोडीन होती है I2, ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में रहती है। ध्यान दें, बाकी कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये किस अवस्था में रहते हैं, द्रव या गैस अवस्था में रहते हैं। और ये आयोडीन जो होती है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में रहती है। ओके, ये इसका पहला प्रकार हम इस तरीके से यहाँ बता सकते हैं। दूसरा देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। और इनके बीच में ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है ये है परबल द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्वारा जो आकर्षण बल लगता है उस द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। फिर यदि हम कहें कि ये जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। उसके बाद में यह भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, यानी कि इनमें धारा का प्रवाह जो है वो नहीं होता है। और यदि हम कहें तो यह कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहते हैं, गैस या द्रव अवस्था में। और निम्न ताप यानी कि ताप जब कम रहता है तो ये किस अवस्था में आ जाते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं। एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl है और भी बहुत से एग्जाम्पल। ओके, तो इस प्रकार से हम अध्रुवीय आणविक ठोस को बता सकते हैं। तीसरा प्रकार जो है वो हम देखते हैं हाइड्रोजन अबंधित ठोस। अब देखिए हाइड्रोजन अबंधित ठोस जो है उसके बारे में यदि हम कहें तो यहाँ पर ये जो अणु होते हैं इनके बीच में ये जो बंध पाया जाता है वो बंध कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। एक बात ध्यान में रखने की कि हाइड्रोजन बंध जो है वो किन परिस्थितियों में बनता है। यदि हम कहें कि किसी भी यौगिक में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो है उनके साथ यदि हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है या उनके बीच में हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है तो वहाँ एक अतिरिक्त बंध का निर्माण होता है और उस बंध का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन अबंधित या हाइड्रोजन बंध। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे आणविक ठोस जिनमें कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन अबंधित ठोस कहते हैं। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनमें जो बंध पाया जाता है वो बंध कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। और फिर यदि हम कहें कि इनका जो गलनांक होता है और क्वथनांक जो होता है वह ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन बंध जो होता है वो है।
उसके बाद में हम कहें कि ये भी जो है वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें धारा का प्रवाह जो है वो नहीं होता है। फिर उसके बाद में यदि हम कहें इनके एग्जाम्पल जो हैं, जैसे बर्फ़ है H2O, तो यहाँ हम बात करें तो H2O जो है वो दूसरा H2O है वो, इनमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे हम कहें HOH, ठीक है, HOH, तो यहाँ पर हम कहें कि ये जो है इनमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ जो है वो हाइड्रोजन बंध से ये एक अणु, ये दूसरा अणु, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और भी एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे एल्कोहल है, अमोनिया है, इस प्रकार HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF का एक अणु, HF का दूसरा अणु, इनके बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध यदि रहता है तो वो उनको हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय अबंधित हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस जो है वो हम उन्हें कहते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस के बारे में यदि हम कहें तो इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। और आयन के रूप में जो है वो क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि आयनिक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, आयन, यानी कि धनायन और ऋणायन होते हैं। अब एक बात जो यहाँ और ध्यान में रखने की, कि इनमें जो अंतरा आणविक बल होता है वह किस प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत की, या कह सकते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो है वो पाया जाता है। और इसे हम कुलामी बल जो है वो भी कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, गुलामी बल भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ हम वापस चलते हैं। तो आयनिक ठोस जो होते हैं उनमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन, आयन यानी कि धनायन और ऋणायन। फिर यदि हम कहें इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसे हम गुलामी बल भी कह सकते हैं। फिर यदि हम कहें तो ये जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं। भंगुर से तात्पर्य है कि चोट करने पर ये टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। और इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। फिर यदि हम कहें एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात यहाँ इसमें ध्यान में रखने की, कि आयनिक ठोस जो होते हैं वह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें स्वतंत्र आयन नहीं पाए जाते। और स्वतंत्र आयन नहीं पाए जाते इस कारण ये धारा का चालन नहीं करते। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, धारा के चालन के लिए उत्तरदायी जो मुक्त आयन होते हैं वो नहीं पाए जाते। लेकिन यदि हम इसको जलीय अवस्था में कहें या पिघली हुई अवस्था में कहें तो ये धारा का चालन करते हैं। तो आप यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे ये वाला पॉइंट, आयनिक ठोस जो होते हैं वह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु गलित और जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि ठोस अवस्था में स्वतंत्र आयन, या हम कह सकते हैं मुक्त आयन जो है वो नहीं पाए जाते, इस कारण यह धारा का चालन नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ इस बिंदु को आप जो है वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से बन सकता है कि आयनिक ठोस जो होते हैं वो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में चालन करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि इनमें मुक्त आयन जो है या स्वतंत्र आयन जो है वो नहीं पाए जाते। ओके, आगे चलते हैं। इनकी कुछ एग्जाम्पल जो है वो भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है NaCl, KCl, K2SO4, NH4Cl, CaCl2, FeCl3, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके जो आयनिक ठोसों के हम यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला जो तीसरा प्रकार है वो है धात्विक ठोस। अब देखिए धात्विक ठोस के अंदर यदि हम कहें, धात्विक ठोस की यदि हम बात करें तो धात्विक ठोस जो होता है उस धात्विक ठोस में यदि हम कहें तो मुख्य रूप से अवयवी कण क्या होते हैं, धनायन यानी कि धातु आयन होते हैं, और इनके चारों ओर जो है क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके,
उससे पहले देखिए यहाँ पर हम जो है वो आयनिक ठोसों का एक चित्र जो है वो यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें किस प्रकार से आयन जो है वो हो रखे हैं। यहाँ देखिए NaCl का हमने बताया है, ये Na+, ये Cl-, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो इस तरीके से आयनिक ठोस जो है वो यहाँ पर किस तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आयनिक ठोस जो एक साथ से जुड़ते हैं वो जो बल इनमें है वो कौन सा होता है, कूलामी बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो इस तरीके से आयनिक ठोसों की स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं तीसरा, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में जैसा कि हमने कहा कि धातुएं जो होती है वो धनायनों का क्या होती है, व्यवस्थित समूह होती है। और ये जो धनायनों का व्यवस्थित समूह है ये चारों ओर से संलग्नित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। यानी कि ये जो धनायन होते हैं, जैसे इस तरीके से ये एक धनायन, ये दूसरा धनायन, ये तीसरा धनायन, तो यहाँ इन्हें चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरीके से घेरे हुए रहते हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है इन धातु धनायनों को घेरे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो धनायन से घिरे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। उसके बाद में यहाँ हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में रहते हैं और संपूर्ण क्रिस्टल में समान रूप से फैले हुए रहते हैं। उसके बाद में हम यदि कहें कि धातुएं जो होती है वे ऊष्मा की और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि धातुओं में आसानी से विद्युत का चालन और ऊष्मा का चालन होता है। उसका कारण क्या है, इनमें उपस्थित ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं के कारण धातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ओके, उसके बाद में आगे देखिए, धातुएं जो होती है उनमें एक विशिष्ट चमक और एक विशिष्ट रंग पाया जाता है। और धातुओं में विशिष्ट चमक और रंग जो है वो किस कारण पाया जाता है, उनमें उपस्थित गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि उनमें जो मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उनमें धात्विक चमक और रंग के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर आप धातुओं के अंदर ध्यान रखेंगे कि इनके अंदर विद्युत और ऊष्मा के सुचालक के लिए उत्तरदायी कौन है, इनमें धात्विक चमक जो है उनके लिए उत्तरदायी कौन है, यानी कि गतिशील इलेक्ट्रॉन या मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में यदि हम कहें कि ये जो धातुएं होती है ये क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय से तात्पर्य है कि जब हम इन पर चोट करते हैं तो ये चद्दर के समान फैल जाती है और तन्य है। फिर इसके एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं। अधिकतर जो सभी धातुएं होती है जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी धातुएं जो है वो धात्विक ठोसों के ही एग्जाम्पल्स में काउंट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट्स, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चौथा प्रकार आता है सह संयोजक या कोवेलेंट या नेटवर्क ठोस। उससे पहले जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये हैं धनायन प्लस प्लस, यहाँ हम देख सकते हैं ये धनायन, ठीक है, और यहाँ पर ये जो चारों ओर डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धातु धनायनों को देख सकते हो आप किस तरीके से घिरे हुए हैं। तो धात्विक ठोस जो होते हैं उन धात्विक ठोसों में धनायनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो हम बता सकते हैं, यानी कि मेटेलिक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरीके से धातुएं जो होती है उनमें धनायन और ऋणायन की व्यवस्था का इस प्रकार से प्रकार बता सकते हैं। ओके, अब चलते हैं चौथे प्रकार के पास जिसे हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य बात हम कहें कि इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ओके, और इनके बीच में जो बल पाया जाता है वो बल कौन सा होता है, सह संयोजक बंध होता है। ओके, अब इन्हें जो है वो हम कहते हैं कि सह संयोजक बंध जो होते हैं वो प्रबल और दिशात्मक होते हैं, यानी कि अधिक प्रबलता इनमें पाई जाती है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रबल और दिशात्मक होते हैं, इसी से
इसी के कारण जो परमाणु होते हैं वो अपनी स्थिति पर प्रबलता से जुड़े होते हैं, और जुड़े होने के कारण जो है वो इनकी एक विशिष्ट संरचना जो है या विशिष्ट आकृति जो है वो निर्मित होती है। दिशात्मक तात्पर्य है कि इनके द्वारा विशिष्ट आकृति जो है वो बनती है या विशिष्ट आकृति का निर्माण यहाँ पर ये करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो प्रबल और दिशात्मक होते हैं। प्रबल और दिशात्मक होने के कारण क्या होता है, ये परमाणु अपनी स्थिति पर प्रबलता से जुड़े रहते हैं, मजबूती से जुड़े रहते हैं, और इसी कारण सहसंयोजक ठोसों को हम विशाल अणु भी कहते हैं। विशाल अणु कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे परमाणु एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, और एक साथ जुड़े हुए क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल बंध जो है वो पाया जाता है, और इस तरीके से बहुत सारे जुड़कर क्या बनाते हैं, विशाल अणु जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ हम सहसंयोजक ठोसों को विशाल अणु जो है वो भी कह सकते हैं। विशाल अणु जो है वो हम कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए यह ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर के बारे में यदि हम कहें तो कठोरता इनमें प्रबलता के कारण या बंध प्रबल होने के कारण और इनकी त्रिविम व्यवस्था के कारण पाई जाती है, और इनका गलनांक जो है वो भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। फिर यदि हम कहें कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो विद्युत और उष्मा के चालक नहीं होते, अर्थात इनमें धारा का प्रवाह है और उष्मा का प्रवाह जो है वो नहीं हम कर सकते हैं। यदि हम कहें कि एग्जाम्पल्स इसका जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट एक अपवाद है, क्योंकि ये है क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी कि सुचालक होता है। बाकी सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और ग्रेफाइट जो है वो एक अपवाद है, ये क्या होता है, सुचालक होता है। इसके पीछे सुचालक होने का कारण क्या है कि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो होता है वह धारा का चालन करता है, इसलिए यह क्या होता है, सुचालक होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, नर्म और मुलायम होता है। तो इसके पीछे भी क्या कारण है कि यहाँ हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं उनमें ग्रेफाइट जो होता है उसकी संरचना परतीय होती है, और षटकोणीय परतीय संरचना के कारण इनकी परतें जो होती है वो एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाती हैं, और इसी कारण ग्रेफाइट जो है वो नर्म और मुलायम होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे ग्रेफाइट का ये अपवाद जो है। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोसों के समान धारा का चालन, या यूँ कह सकते हैं कि सहसंयोजक ठोस जो है वो धारा का चालन नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो धारा का चालन करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसका, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये इसके मुख्य रूप से एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ यदि हम कहें तो इनका जो मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने की, एक तो इनमें सहसंयोजक बंध है, ठीक है, एक हम कह सकते हैं इन्हें विशाल अणु जो है वो भी कहा जाता है, विशाल अणु जो है वो कहा जाता है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनमें ये पॉइंट जो है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब देखिए ये जो चारों ठोस हमने पढ़े, इन चारों ठोसों को यहाँ हम एक सारणी के रूप में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ठोस का प्रकार, आणविक ठोस जो है वो हम देखते हैं। अब आप देखिए आणविक ठोस जो है उसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। ओके, उनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। और उसके बाद में हम जानते हैं कि आणविक ठोसों के 3 प्रकार हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अध्रुवीय को लेते हैं हम सबसे पहले। अध्रुवीय की यदि बात करें तो इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, और इनमें जो बल पाया जाता है अवयवी कणों के बीच में कौन सा होता है, दुर्बल परिक्षेपण या लंदन बल होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर Ar आर्गन है, CH4 मेथेन है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया और I2 हो गया।
फिर भौतिक प्रवृत्ति हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और विद्युत चालकता यानी कि यह है उष्मा का यह विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत रोधी से तात्पर्य है कुचालक होते हैं। ओके, और इनका गलनांक क्या होता है, निम्न यानी कि कम होता है। दूसरा प्रकार देखें तो ध्रुवीय, इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अणु, लेकिन ये अणु जो है वो किस प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। और इनमें जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया द्वारा आकर्षण बल पाया जाता है। एग्जाम्पल HCl है, SO2 है, H2S है और CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं। फिर यहाँ हम कह सकते हैं भौतिक प्रवृत्ति इनकी क्या होती है, ये मुलायम होते हैं। विद्युत रोधी, यहाँ हम कहेंगे कि यह भी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और गलनांक इनका क्या होता है, निम्न होता है। हाइड्रोजन बंधित में यदि कहें तो इनमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अणु ही होते हैं। और इनमें जो बंध पाया जाता है वो बंध कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल देखें, जैसे H2O है जल, NH3 है अमोनिया, HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी कि इनमें ये जो अणु होते हैं इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध जो है वो पाया जाता है। इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, ये भी क्या होते हैं, मुलायम। और विद्युत रोधी की यानी कि हम कहें ये भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और गलनांक इनका क्या होता है, निम्न होता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो सारणी के माध्यम से इन्हें समझा सकते हैं। तो आप यहाँ पर इनके बीच का आकर्षण बल और एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए आगे हम चलते हैं, अगला जो है प्रकार आयनिक ठोस। अब देखिए आयनिक ठोसों की यदि हम बात करें तो आयनिक ठोस जो होते हैं उनमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, उनमें आयन होते हैं। और यहाँ पर इनके बीच में जो बल लगता है, ध्यान रखें आयन जो है वो कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनायन और ऋणायन। इनके बीच में जो बल होता है वो कौन सा होता है, स्थिर विद्युत की आकर्षण बल या जिसे हम गुलामी बल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है NaCl है, MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड है और कैल्शियम फ्लोराइड। प्रकृति इनकी कैसी होती है, ये ठोस और भंगुर होते हैं। यहाँ हम भंगुर का तात्पर्य जैसा कि मैंने बताया कि चोट करने पर ये क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। और फिर यहाँ हम कहें कि विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी यानी कि यह ठोस अवस्था में क्या होते हैं, धारा का चालन नहीं करते, परंतु इनका जो जलीय विलयन होता है उसमें ये चालकता दर्शाते हैं। जलीय विलयन में चालकता क्यों दर्शाते हैं, उसका कारण भी मैंने बताया था कि जलीय अवस्था में मुक्त आयन पाए जाते हैं, जबकि ये जब ठोस अवस्था में रहते हैं तो इनमें यह जो प्लस माइनस आयन जो होते हैं ये फ्री नहीं होते, और आयन फ्री ना होने के कारण ये धारा का चालन नहीं करते। और इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक उच्च होते हैं। फिर देखिए धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में अवयवी कण जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित धनायन। जैसा कि अभी पीछे हमने चित्र देखा था कि ये धनायन है, ये धनायन है, इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, वितरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का समुद्र यानी कि इलेक्ट्रॉन में धनायन जो है वो इस तरीके से रहते हैं। बंध की बात करें तो बंध इनमें कौन सा होता है, धात्विक बंध। एग्जाम्पल देखें तो Fe है, Cu है, Al है, Ag है, Au है, Pt है। यानी कि सारी की सारी लगभग धातुएं जो होती हैं वो हम कह सकते हैं धात्विक ठोसों के अंतर्गत। धातुएं जो है वो क्या होती है, कठोर होती है, तन्य होती है और आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मैंने बताया, चोट करने पर ये चद्दर के समान फैल जाती है। और विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन या गतिशील इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण यह जो है वो धारा का चालन करते हैं। गलनांक और क्वथनांक इनके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। फिर यदि हम कहें सह संयोजक ठोस, उनमें अवयवी कण क्या हो गए, परमाणु होंगे। बंध कौन सा हुआ, सह संयोजक ठोस। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड है, SiO2 सिलिका या क्वार्ट्ज भी इसे कहते हैं, कार्बन है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से सिलिका, SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज भी इसे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ हम देखें तो यह जो है हीरा है, सिलिकॉन ऑक्साइड है या सिलिकॉन कार्बाइड है, ये जो हैं वो तो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, मुलायम होता है। ओके, फिर यदि हम और आगे कहें तो
ये जो हीरा है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC है, SiO2 है, ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी, अर्थात विद्युत का चालन नहीं करते। और ग्रेफाइट जो है वह क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं धारा का चालन करता है। ये एक अपवाद भी है। और इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं, यानी कि बहुत उच्च होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारणी के माध्यम से इनके बीच में जो आयनिक बल जो बल होता है, जो अवयवी कण होते हैं और इनके एग्जाम्पल जो है वो सारणीबद्ध तरीके के रूप में हमने यहाँ पर देखें, तो आप जो है वो इसे अच्छी तरीके से देखेंगे। और यहाँ यदि हम कहें तो इनके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे मान लिया कि 3-4 प्रकार के जो हैं वो ठोस यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दे दिया, जैसे NaCl दे दिया, जैसे मान लिया एक दे दिया NaCl, एक दे दिया SO2, एक दे दिया मान लिया NH3, एक दे दिया कार्बन या हीरा, ठीक है, और एक मान लिया दे दिया Cu। और फिर यह जो एग्जाम्पल्स देकर यहाँ कह दिया जाता है कि इनमें अवयवी कणों के बल के आधार पर छांटिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि NaCl किस प्रकार का होगा? आयनिक ठोस हो जाएगा। SO2 किस प्रकार का हो जाएगा? ध्रुवीय। NH3 किस प्रकार सा हो जाएगा? हाइड्रोजन अबंधित। हीरा जो है वो किस प्रकार का हो जाएगा? सह संयोजक। और कॉपर जो है वो किस प्रकार का हो जाएगा? धात्विक ठोस जो है वो हो जाता है। तो अवयवी कण जो हैं उनके बलों के आधार पर इनको हम छांट सकते हैं, एग्जाम्पल सहित याद रखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये जो सारणी हमने बनाई, इस सारणी के माध्यम से आप इन ठोसों को जो है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद में आज का जो वीडियो था उसमें हमने ठोसों का जो वर्गीकरण था वो डिटेल से देखा। थैंक यू।